हाँ जी बच्चों, तो आज हम कर रहे हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। उसमें सबसे पहले है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है, जैसे ह्यूमन प्रोडक्शन भी करता है, बाइंग एंड सेलिंग भी करता है, वो सीए का काम भी करता है, वो रिलीजियस वर्क्स भी करता है, और जैसे प्रोफेशनल वर्क भी करता है, फैक्ट्रीज़ में काम भी करता है, सर्विस प्रोवाइड भी करता है। तो इस तरीके से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब जो पैसे कमाने के लिए की जाती हैं। सेकंड है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो पैसे कमाने के लिए नहीं की जाती। फर्स्ट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के अंदर आता है हमारा बाइंग एंड सेलिंग, इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। प्रोफेशन हो गया जैसे लॉ, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो एक स्पेशल एजुकेशन के द्वारा ही किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट में मैनेजर, सुपरवाइज़र, वर्कर, जो किसी और के लिए काम करता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होगा, हमारा रिलीजियस वर्क, सोशल वर्क, जो हम पैसे कमाने के लिए नहीं करते बल्कि अपनी मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट है हमारा बिजनेस, हम वो कर रहे हैं बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? It refers to that economic activity which is conducted on the regular basis to earn profit through the production and sale of goods and services। मतलब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हमें रेगुलर बेस पर करनी होती है, तभी बिजनेस बोला जाएगा। रेगुलर बेस पर नहीं है तो वो बिजनेस नहीं होता। और जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज की सेल की जाती है, उनका प्रोडक्शन किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्यों किया जाता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकंड, रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। रेगुलरिटी होनी चाहिए डीलिंग्स में, ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया तो वो बिजनेस नहीं होगा। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। जैसे आप कुछ सामान लेते हैं तो उसके बदले में कुछ देते हैं ना, वैसे। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव। इसका मोटिव है वो प्रॉफिट है। बिजनेस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनका मेन प्रॉफिट मोटिव होता है, वो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, देखो बिजनेस में रिस्क के एलिमेंट्स भी होते हैं। लॉस हो सकता है, होने को प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट रिस्क कहीं ना कहीं है, कम लॉस हो, ज़्यादा लॉस हो। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, इसके थ्रू क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होती है, जैसे यूटिलिटी ऑफ प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह पर सामान पहुंचाना, फॉर्म में चेंज करना, रॉ मटेरियल से उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज करना। टाइम, एक टाइम में, जैसे सीजनल होता है, सर्दियों में कोई चीज़ अवेलेबल करवानी है, वो गर्मी में पहले ही उनका प्रोडक्शन करना होता है। ओनरशिप, पहले कोई ओनर था, फिर उसकी ओनरशिप चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ये कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करेगा, तो आपका बिजनेस वैसे ही ठप हो जाएगा। तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बिजनेस की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है हमारा, इसी में हम जो कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब जो ये बिजनेस किया जा रहा है इसकी 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मतलब जिसमें मेनली प्रॉफिट होता है, एंड सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। आज के टाइम में सोसाइटी को भी ध्यान में रखते हुए बिजनेस किया जाता है। अगर आप सोसाइटी को ध्यान में नहीं रख रहे तो आपके बिजनेस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो आप करोगे क्या, सोचने की बात है ना। इकोनॉमिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में जैसे फर्स्ट सबसे मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग है। ये तो आप बिल्कुल रट लो कि जब भी पूछा जाए कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, वो प्रॉफिट मेकिंग है। सेकंड, क्रिएशन ऑफ कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा बने। पहला तो मेन प्रॉफिट ही होता है, बाकी जो हैं ये थोड़े बहुत वैसे ही है। इनोवेशन, ताकि हम नई टेक्निक्स का यूज़ करना, ये सब आता है इसके अंदर। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस, जो अच्छी क्वालिटी की गुड्स देना फेयर प्राइसेस पर। कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, जैसे पार्क बना देना, इस तरीके से और सोसाइटी के लिए कुछ काम करना। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, जो उसके इन्वेस्टर्स हैं उसको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करना। एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, और जो ये सोशल ऑब्जेक्टिव में मेन आप याद रखना कि प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट सबसे मेन होता है। आपको साथ के साथ ध्यान आ जाना चाहिए कि अगर बिजनेस कोई हो रहा है तो इसका मतलब उसमें एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, और वो एक सोसाइटी के लिए बहुत फ़ायदा होता है उसका। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है? देखो, प्रॉफिट ही सब कुछ होता है एक्चुअली में, देखा जाए तो मेन जो है वो प्रॉफिट ही है। फर्स्ट, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप देखते होंगे वैसे बिजनेस बंद कर दिया जाता है। लॉन्ग सर्वाइवल के लिए हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, तभी तो बिजनेस करेंगे। सेकंड, फॉर रैपिड ग्रोथ। बिजनेस की रैपिड ग्रोथ होनी चाहिए ताकि बिजनेस आगे काम करे और ज़्यादा आगे बढ़े। आज एक प्रोडक्ट बना रहे, आगे 2 प्रोडक्ट बनाए, जब प्रॉफिट होगा उसी को इन्वेस्ट करके तभी तो बनाएंगे।
फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। देखो, अगर प्रॉफिट होता है तो हमारे अंदर मोटिवेशन आती है कि हाँ, हम ये काम कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं, तो हम अपनी तरफ से और ज़्यादा अच्छे से एफर्ट्स डालते हैं ताकि हम बहुत एफिशिएंट तरीके से उसको कर सकें और हमें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। फॉर बिल्डिंग प्रेस्टाइज एंड रिकॉग्निशन। देखो, जिस कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है वैसे ही उसकी प्रेस्टाइज बिल्ड हो जाती है। हमें पता होता है कि हाँ, ये कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, इसकी सेल ज़्यादा है। फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। ये देखिए कैसे होता है प्रॉफिट से प्रॉफिट निकालना। जैसे प्रॉफिट हुआ हमने उसको और इन्वेस्ट कर दिया लाइक अ कैपिटल, फिर वो जो मोर इन्वेस्टमेंट हुई उससे हमें क्या हो गया, मोर प्रॉफिट हो गया। मोर प्रॉफिट को फिर हमने इन्वेस्ट कर दिया। ये एक प्रोसीजर है जो चलेगी, मतलब और प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस एक्टिविटीज़। मतलब जो एक बिजनेस है उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। अब इसमें दो टाइप की एक्टिविटीज़ की जाती हैं। एक तो एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्शन से कनेक्टेड है और एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज टू कंज्यूमर। अब जो प्रोडक्शन तो हो गया, अब वो आगे कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो है वो, तो इसके लिए दो पार्ट में डिवाइड है। जो प्रोडक्शन का काम है वो इंडस्ट्री का होता है और जो उसके बाद है उसको बोला जाता है कॉमर्स। प्रोडक्शन प्लस अदर वर्क। प्रोडक्शन आ गया हमारा इंडस्ट्री के अंडर और बाकी जो भी काम है कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने का वो आता है कॉमर्स में। कॉमर्स के अंदर भी इसके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो हम सबसे पहले कर रहे हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है? इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच अंडरटेक्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जो एक्टिविटी प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है। विच अंडरटेक्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके थ्रू क्या होता है, क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी। कोई आपसे पूछे कि इंडस्ट्री से कौन सी यूटिलिटी क्रिएट होती है, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म का मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाना, जैसे रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड में चेंज हो जाना। जैसे लकड़ी होती है उससे फर्नीचर बना देना, वो हमारे यूज़ का होगा तो उससे उसकी फॉर्म चेंज हो गई। रॉ मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब है कि टाइप्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसमें कौन से टाइप्स की गुड्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं? प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स, मतलब ऐसी गुड्स जो प्रोडक्शन में काम आती है। दोज थिंग्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन बाय अदर इंडस्ट्रीज़, दूसरी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। जैसे उनको मशीनरी चाहिए, प्लांट चाहिए अपना प्रोडक्शन करने के लिए, मशीनरी प्रोड्यूसर को काम चाहिए, ये कैपिटल गुड है। तो ये मशीनरी भी बनाने के लिए एक इंडस्ट्री होगी और वो मशीनरी में काम करने के लिए भी एक इंडस्ट्री होगी, इसलिए प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स। सेकेंड, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं? जैसे जो डायरेक्टली कंज्यूमर के यूज़ की होती हैं, जैसे ब्रेड, मेडिसिन्स, क्लॉथ एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कैसी? सच गुड्स विच आर प्रोसेस्ड इन सम अदर इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस सम नीड बेस्ड गुड्स। मतलब जिसको एक जगह कुछ बना दिया और फिर बाद में प्रॉपर यूज़ करने के लिए दूसरी जगह पर बनाया गया है, बाकी प्रोसेसिंग की गई है उसके ऊपर। जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है, एल्युमिनियम है, इनके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग की गई है ताकि इनको यूज़फुल बनाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में क्या होता है? फर्स्ट, ए प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड इज़ टेरिटरी और सर्विस इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री जो सबसे पहले बनाई गई है, जहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे कॉटन। सेकेंडरी इंडस्ट्री जहाँ पर उसका प्राइमरी इंडस्ट्री का यूज़ करके फिर अदर काम किया जाता है, जैसे कॉटन का यूज़ करके क्लॉथ बनाना। अब थर्ड, टेरिटरी इंडस्ट्री या फिर सर्विस इंडस्ट्री, जो ये डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पहले देखिए प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक नाम से ही पता चल रहा है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, प्लांटेशन, जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, जैसे काओ बुफेलो से मिल्क लेना, पोल्ट्री फार्मिंग जैसे मुर्गा वगैरह जो होते हैं, प्लांटेशन जहाँ ट्री प्लांटेशन किया जाता है। एक्सट्रैक्टिव जहाँ पर निकाला जाता है, जैसे माइनिंग के थ्रू, क्वेरिंग के थ्रू, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करवाना, जैसे कोयले की खदान होना, ये सब आता है इसके अंदर एक्सट्रैक्टिव में। ये पेट्रोलियम वगैरह के लिए। सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी दो पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के और भी बहुत पार्ट्स हैं, पहले आप नॉर्मल देख लीजिए, आगे हम उसको करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आता है शुगर, सीमेंट,
टेक्सटाइल जो ये चीज़ें बनाई जाती हैं। कंस्ट्रक्टिव जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है, जैसे बिल्डिंग, रोड, ब्रिज। ये इसको सेकेंडरी क्यों बोला गया है? क्योंकि बिल्डिंग बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो पहले तो कहीं और से निकला है ना, वो प्राइमरी इंडस्ट्री के थ्रू हमें प्राप्त हुआ है, फिर हम उससे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। इसी तरह टेरिटरी इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, इसमें आते हैं ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, यानी जो चीज़ें हमें सर्विस के थ्रू मिलती हैं। अब जो हम सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कर रहे थे, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के 4 पार्ट्स हैं। एनालिटिकल इंडस्ट्री, इनको अच्छे से करना, ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन थिंग, जैसे एक थिंग है उससे कई सारी चीज़ें बनाना, जैसे क्रूड ऑयल है, उससे पेट्रोल बनाना, डीजल बनाना, गैसोलीन बनाना। नेक्स्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी जिस पे प्रोसेस की जाती है, डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसे शुगर से शुगर केन बनाने में वो डिफरेंट प्रोसेसेस से पास होता है शुगर केन। सिंथेटिक इंडस्ट्री, मैनी रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड या मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अ यूज़फुल प्रोडक्ट। अब एक यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने के लिए जब कई सारे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा मिक्स किया जाता है, जैसे सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन को, जिप्सम को, कोयल को, इन सब को मिक्स किया जाता है, तब जाकर हमें सीमेंट मिलती है। असेंबली इंडस्ट्री, असेंबली इंडस्ट्री जहाँ असेंबलिंग की जाती है, जैसे पार्ट्स आर असेंबल्ड, इसलिए जैसे रेडियो है, रेडियो के ऐसे तो नहीं है कि पूरा का पूरा रेडियो ही इकट्ठा बन गया, उसके कुछ पार्ट्स हैं उनको अलग अलग जॉइंट किया गया है तभी तो वो बना है ना, उनको असेंबलिंग बोलते हैं, असेंबल किया गया। जैसे टेलीविज़न के लिए, जैसे कंप्यूटर के लिए अलग अलग पार्ट्स को असेंबल किया जाता है। नेक्स्ट अब हमारा है कॉमर्स। कॉमर्स क्या है? ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड के अंदर आता है बस हमारा परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद प्रॉफिट मोटिव। इसके अंदर आता है होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड में आएगा हमारा लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। लोकल लेवल क्या होता है? अब ये जो तीनों ही लेवल हैं, ये यहाँ पर होलसेल भी होती है और रिटेल भी होती है। लोकल लेवल जो एक विलेज में होता है, जैसे एक विलेज के अंदर किया जाता है, और सेकंड स्टेट लेवल। स्टेट लेवल यानी जो स्टेट के अंदर किया जाता है, विलेजेस, टाउन जो आ गए वो सारे, एक स्टेट के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट्स आ गए उसके अंदर जो काम किया जाता है वो आ गया स्टेट लेवल के अंदर, जो सेल एंड परचेज़ की जाती है। नेशनल लेवल जो स्टेट टू स्टेट, जैसे ये हरियाणा वाले पंजाब से ले रहे हैं, यूपी से ले रहे हैं, यूपी वाले हरियाणा से पंजाब से ले रहे हैं, ऐसे एक स्टेट जब दूसरे स्टेट से आपस में सेल एंड परचेज़ करता है उसको बोला जाता है नेशनल लेवल पर। तो ये होलसेल और रिटेल ट्रेड दोनों ही टाइप से हो सकता है। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड क्या होता है? फॉरेन ट्रेड होता है हमारा जब फ़ॉरेन से हम सामान मंगवाते हैं या भेजते हैं। इंपोर्ट का मतलब जब हम सामान मंगवाते हैं, इंपोर्ट किया है हमने कुछ सामान, जैसे इंपोर्ट करना, जैसे हम पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं ईरान से। एक्सपोर्ट जब हम हमारा सामान फ़ॉरेन में भेजते हैं, हम क्या भेजते हैं, जैसे कॉटन क्लॉथ्स हो गए, टी हो गया, जूट हो गया, ये सब हमारा यहाँ से फ़ॉरेन में जाता है। अब है इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट क्या होता है? जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से सामान खरीदती है और वो तीसरी कंट्री को बेच देती है। एक कंट्री दूसरी कंट्री से सामान खरीद के वो तीसरी कंट्री को बेच देती है। जैसे इंग्लैंड इंपोर्ट करता है साउथ अफ्रीका से और उसको बाद में एक्सपोर्ट करता है बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में। ठीक है, इसके अंदर टोटल 3 कंट्रीज़ इंक्लूड होती हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में 2 कंट्रीज़ होती हैं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, all those activities which are undertaken to overcome the hurdles appearing in the way of trade। अब ट्रेड के लिए इतना सारा जो काम है उस सब को काम को करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड उन सब हर्डल्स को हटाता है, जैसे बीच में मिडल मैन पर्सन चाहिए, हमें मिडल मैन चाहिए, उसके लिए पर्सन अवेलेबल करवाना। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन चाहिए, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है, वो प्लेस की हिंड्रेंसेस को हटाता है। टाइम की हिंड्रेंसेस के लिए वेयर हाउसिंग की जाती है, मतलब जैसे विंटर के लिए, समर के लिए, इसके लिए वेयर हाउसिंग की जाएगी। रिस्क होता है बहुत सारा, उसके लिए इंश्योरेंस किया जाता है। फाइनेंस की ज़रूरत होती है, उसके लिए बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है, और जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए एडवर्टीजमेंट की जाती है। ये सारा आता है हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब जो ट्रेड में हमें हेल्प करती हैं। अब आया बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क जब हम बिज़नेस कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैंने उसकी करैक्टरिस्टिक्स में भी बताया था कि बिज़नेस जब कर रहे हैं तो एलिमेंट ऑफ रिस्क तो रहता ही रहता है। तो बिजनेस रिस्क होता क्या है? इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज़। देखिए,
बिजनेस जो होता है वो फ्यूचर के लिए ही होता है, और फ्यूचर हमें पता है कि अनसर्टेन है। अब फ्यूचर अनसर्टेन है तो हमें हो सकता है हमने जितना प्रॉफिट सोचा उतना ना हो, या फिर हमें क्या पता लॉस ही हो जाए। तो उन सब के लिए जो अनसर्टेनिटीज़ है उसको बोला जाता है मदर ऑफ रिस्क। क्वेश्चन आ सकता है आपके MCQs के वे से भी हम कर रहे हैं। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या होंगे? रिस्क इज़ द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज़। मैंने अभी बताया कि रिस्क किसके कारण होता है? अनसर्टेनिटीज़ के कारण फ्यूचर अनसर्टेन है। 3 टाइप के रिस्क हो सकते हैं, ह्यूमन, बिजनेस एंड नेचुरल। ह्यूमन जैसे स्ट्राइक कर देना, चोरी कर लेना। बिजनेस प्राइसेस में चेंज हो जाना अचानक से। नेचुरल अर्थक्वेक आ जाना, फ्लड आ जाना। रिस्क इज़ अनअवॉइडेबल, रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते। बिजनेस होता है वो फ्यूचर के लिए किया जाता है, और फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, इसलिए इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज़ ऑफ द बिजनेस। जो रिस्क की डिग्री है वो बिजनेस के साइज़ पर डिपेंड करती है। ज़्यादा बड़ा बिजनेस, ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा प्रॉफिट। जहाँ ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस होते हैं, जहाँ कम रिस्क होते हैं वहाँ कम प्रॉफिट के चांसेस होते हैं। प्रॉफिट ऑफ इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। ये अभी मैंने आपको बताया कि ज़्यादा रिस्क होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, रिस्क कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। यह बिज़नेस के नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए सॉल्ट और पल्सेस का है, ये तो नॉर्मल है, ये तो सेल होंगी, तो इसीलिए यहाँ पर रिस्क कम रहता है। बट जो फैशन की चीज़ें हैं जहाँ पर चेंज होता ही रहता है, पहले कुछ और चीज़ थी अब कुछ हो रहा है। जैसे पहले स्किन टाइट जीन्स चलती थी, अब बेल बॉटम जीन्स चल रही हैं, तो इसीलिए फ़ैशन चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर हाई रिस्क होता है, हमारा प्रोडक्शन एकदम डाउन आ सकता है और वो सेल आउट नहीं होगा। फिर ये था बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क के कॉजेज़ क्या हैं? 4 कॉजेज़ हैं मेनली इसके। फर्स्ट, नेचुरल कॉजेज़। हमने डिवाइड किया है इनको, इसमें वैसे होने को अलग अलग भी बनाए जा सकते हैं, बट इनको स्पेशली बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी बनाने के लिए नेचुरल कॉजेज़, सीजनल चेंजेस होना, सीजनल चेंजेस, सीज़न में चेंज आ जाना, जैसे विंटर का है, समर का है, इन सब में चेंजेस होना। नेक्स्ट है हमारा जियोलॉजिकल चेंजेस। जियोलॉजिकल चेंजेस कैसे होते हैं? अर्थक्वेक आना, हमें पता नहीं होता, अचानक आ जाता है अर्थक्वेक आना। सीजनल चेंजेस में था हमारे बच्चों, जैसे स्टॉर्म्स आना, फ्लड्स आना, ड्रॉट आना, स्नोफॉल होना, फायर होना। अदर नेचुरल कॉजेज़ में क्या होगा? जैसे एकदम क्रॉप पर किसी ने अटैक कर दिया, बहुत सारे लोकस के झुंड ने। लाइटनिंग होना, हमें पता नहीं होता, अचानक हो जाती हैं, जो मौसम में अचानक से चेंज आ जाना। सेकंड है हमारा ह्यूमन कॉजेज़। ह्यूमन कॉजेज़ क्या है? डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय है वो डिसऑनेस्ट निकल गया, उसने चोरी कर ली, थेफ्ट कर लिया, कुछ और कर लिया, कुछ और गड़बड़ कर दी। डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स। कस्टमर्स हैं, उन्होंने हमारी पेमेंट नहीं की तो उसके थ्रू हमें लॉस होता है। स्ट्राइक एंड लॉकआउट, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दी, लॉकआउट हो गया। वर्किंग केयरलेसली वर्क किया, जैसे फैक्ट्री में सिगरेट पीना मना होता है, सिगरेट पी, उसकी जलती हुई वहीं छोड़ दी, उसके कारण आग लग सकती है। इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ में क्या होता है? चेंजेस इन फैशन। देखो फैशन तो पता ही आपको, मिनट में चेंज होता हुआ दिखता है, तो अगर फैशन में एकदम से चेंज आ गया तो वो सारा का सारा प्रोडक्शन हमारा ऐसे कैसे रह जाता है। चेंजेस इन प्राइसेस में चेंज हो जाना, जैसे कॉम्पिटिटिव फर्म है उन्होंने अपने प्राइस में चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली हमें भी करना पड़ेगा। अगर वो लो प्राइस पर बेच रही है तो हम उसी प्रोडक्ट को अपने को हाई प्राइस पर नहीं बेच सकते। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, यही सेम कंपटीशन का इफेक्ट पड़ता है। कॉम्पिटिटिव पार्टीज़ अगर कुछ और नया कर रही है, कुछ और अलग कर रही है, तो हमें भी उसके साथ ही करना पड़ेगा। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू द कंज्यूमर्स, जैसे कॉम्पिटिटिव पार्टी कंज्यूमर को कोई और फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है तो हमें भी करनी पड़ेगी। आफ्टर सेल सर्विसेज है, अगर कोई और दे रहा है तो कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसीलिए हमें भी उसको देनी पड़ेगी। अदर कॉजेज़ में आएगा हमारा नेचुरल लॉस। नेचुरल लॉस कैसे? जैसे कोई पेरिशेबल गुड्स हैं, उनका डैमेज हो जाना, मशीन है, मशीन में टेयर फेयर हो जाना, उनकी कुछ पार्ट्स में ख़राबी आ जाना। टेक्निकल कॉजेज़ में क्या है? जो ओल्ड मशीन है उसकी जगह अगर हमें नई मशीन लानी पड़े, उसके अंदर टेक्निकल डिफेक्ट आ गया, उसके जगह नई मशीन लानी पड़े। मैकेनिकल कॉजेज़ में क्या होता है? जैसे कोई एक प्रोडक्ट ख़रीदा हमने, वो बाई चांस कुछ ऐसा आ गया जिसके अंदर कमी है, फिर उसके अंदर मैकेनिकल कॉजेज़ होता है। जैसे ऑपरेशन करते हुए बॉयलर है वो एकदम फट जाना। मैनेजरियल कॉजेज़ कैसे होते हैं? जो मैनेजरियल है वो सारा मेन जो होता है बिजनेस का, वो क्या होता है? मैनेजर होता है, वही सब कुछ देखता है। अगर मैनेजर इनएफिशिएंट है, कैपेबल नहीं है काम करने में, तो उसके कारण बिजनेस को लॉस हो सकता है। अब है हमारा
नेक्स्ट, बिजनेस के बाद प्रोफेशन। ये था हमारा सारा बिजनेस। अब है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? It refers to that economic activities which is conducted by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve various section of the society। मतलब प्रोफेशन है, मैं पहले बता चुकी, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है ये, और जो एक स्पेशल नॉलेज के थ्रू ही दी जाती है। जैसे लॉयर बनने के लिए लॉ की स्टडी करनी पड़ेगी, सीए बनने के लिए सीए की स्टडी करनी पड़ेगी, एंड स्किल विच इज़ यूज इम्पार्शियली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऐसी स्किल लेना जो सोसाइटी के सभी वेरियस सेक्शंस को फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। अब इसके लिए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब जिसको एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, बिना स्पेशल नॉलेज के काम नहीं होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया, लॉयर के लिए लॉ की स्टडी होती है, डॉक्टर बनने के लिए उसको डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? एक फॉर्मलाइज्ड मेथड है, जैसे स्कूल कॉलेजेस ये सब होते हैं ना सेटअप, यहाँ से करोगे तभी आप एक फॉर्मलाइज्ड मेथड से एक्वायर करोगे ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस को। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, इनके लिए स्पेशली रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन स्थापित की गई हैं, जिसके थ्रू आप पढ़ाई करते हैं। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर्स के लिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर्स के लिए, इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सीएज के लिए। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है? इसके लिए आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मोरलिटी होनी चाहिए, ये सब इनमें होना ज़रूरी है, क्योंकि कितना भी हो प्रोफेशन में ये सब कोड ऑफ कंडक्ट ज़रूरी मायने रखते हैं। प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, यहाँ पर सर्विस को प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि पैसे कमाने की बजाय ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है? सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को पैसे कमाने की बजाय ज़्यादा प्रायोरिटी क्या है? वो अपनी सर्विस दे। अब इसीलिए कोड ऑफ कंडक्ट भी ज़रूरी होता है कि ताकि आपको मोरालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रेम्यूनरेशन इन ल्यू देयर ऑफ। जैसे ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा कमाने के लिए ही की जाती है, लेकिन ये की किसके लिए जाती है? खुद के लिए ना कर दूसरे के लिए काम किया जाता है, और उसके बदले हमें क्या मिलती है? रेम्यूनरेशन मिलती है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, डॉक्टर अगर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो वो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के रूप में काम कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर उसने खुद का हॉस्पिटल खोल रखा है, खुद का क्लिनिक है, तो वो डॉक्टर वहाँ पर प्रोफेशन है। करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इसकी? सर्विस टू अदर्स, इसमें खुद को सर्विस ना देकर दूसरे को सर्विस दी जाती है। पर्सनल सर्विस वो खुद ही सर्विस देगा, किसी और से सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा सकता। एग्रीमेंट, ये परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकता है, और कैजुअल बेस पर भी इनका एग्रीमेंट हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, परमानेंट भी होते हैं, वहाँ पर टेम्परेरी भी होते हैं। सर्वेंट, ये किसी के अंडर ही काम करता है, जिसके ऊपर एक मालिक होता है। नो नीड ऑफ कैपिटल, ये देखिए ये सबसे सस्ता रहता है, क्योंकि इसमें कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, हमें किसी और के लिए काम करना होता है और उस काम के बदले हमें पैसे मिलते हैं अलग अलग फॉर्म में। नो रिस्क, इसमें रिस्क नहीं होता, क्योंकि हमारा काम नहीं होता, किसी और का काम होता है। लॉस होगा उसके लिए होगा, प्रॉफिट होगा उसके लिए होगा, हमें हमारी सैलरी वेजेस जो भी जिस फॉर्म में मिलना है वो हमें मिल जाएगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का नेचर गवर्नमेंट भी हो सकता है, वो प्राइवेट भी हो सकता है, एम्प्लॉयर किसी भी टाइप का हो सकता है। अब है हमारा डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। देखिए पहले जो कॉमर्स थी वो इंडिया में इस टाइप से नहीं थी, वो धीरे धीरे करके डेवलप हुई है किसी ना किसी तरीके से। अब जो ये डेवलपमेंट हुई है ये कैसे हुई है? सबसे पहले तो जो चलता था बार्टर सिस्टम स्टेज, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम हर जगह आता है, आपको ये याद रखना है। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जिसमें सामान के बदले सामान का लेन देन होता है। जैसे एक विलेज में कोई सामान बनाता था, कोई सामान बना रहा है, अपना प्रोडक्ट बनाया है, उसका ज़्यादा है तो उसने दूसरे को दे दिया और उसके बदले वो कुछ उससे भी सामान लेता है। अब वहाँ से निकल के विलेज इकोनॉमी स्टेज आई, मतलब कुछ लोग जो सेम सामान बना रहे थे इकट्ठे हुए, एक जगह पर इकट्ठे हुए, उन्होंने अपना सामान बनाया, आपस में एक दूसरे की नीड पूरी करी, वही सामान के बदले सामान देकर। फिर जब देखा गया कि किसी का सामान की वैल्यू ज़्यादा है, किसी की कम है, तो वहाँ पर मनी इन्वेंशन की ज़रूरत हुई। तो मनी इन्वेंट हुई कि मेरे सामान की वैल्यू तो ज़्यादा है, मैं बाद में इसके बदले और सामान ले लूँगा, तो मनी इन्वेंशन की ज़रूरत हुई। फिर टाउन इकोनॉमी स्टेज। टाउन इकोनॉमी स्टेज क्या हुआ? जब हमारा
और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ने लग गया और ज़्यादा चीज़ें होने लग गई तो टाउन की तरफ शिफ्ट हो गए, ताकि हमारे स्पेशलाइजेशन मिल सके, हमें कामों में जो हम स्पेशलाइज हैं उसके लोगों को पता चले, हमें उसकी जगह और ज़्यादा पैसा मिले उसके लिए। तो जब टाउन में शिफ्ट हो गए तो इसी तरह जब प्रोडक्शन बढ़ता 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 गया, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई, तो आई सबसे मेन स्टेज जिसने कॉमर्स इंडस्ट्री में आग लगा दी, दैट इज़ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टेज। इसमें क्या हुआ, मशीन्स बनाई गई, मशीन के थ्रू प्रोडक्शन 1 से 10 तक पहुंच गया, हज़ारों तक पहुंच गया। जहां सामान बनाने में बहुत टाइम लगता था वहां मशीन्स के थ्रू बहुत जल्दी सामान बनने लग गया, दैट इज़ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टेज। फिर इसके बाद हुआ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज। अब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए जैसे अंग्रेज़ों ने रेल बनवाई हैं, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज आई, इसके थ्रू हम अपना सामान दूसरे तक पहुंचाने में हेल्प किया इसने। अब है हमारा फंक्शंस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स, मतलब जो पहले के टाइम के जो बैंकर्स हैं, कौटिल्य इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो बैंकिंग बिजनेस का वर्ड का यूज़ हुआ है, दैट इज़ बैंकिंग। जो एक स्पेशल सेक्शन होता था सोसाइटी का, जो तो उनको इंडिजीनियस बैंकर्स बोला जाता था, वो इंडिजीनियस बैंकर्स होते थे। तो इंडिजीनियस बैंकर्स में मेन इसके लिए देखिए अलग अलग वर्ड यूज़ किए गए। गुजरात में बोला जाता था सराफ्स, यूपी में साहूकार, साउथ में चटियार, असम में केयाज, पंजाब में खत्री, इसी तरह काली डफुरुचि ब्राह्मण इन तिरुनवली जो साउथ का एक कोई डिस्ट्रिक्ट है। अब जो इंडिजीनियस बैंकर्स है वो एक्चुअली में काम क्या करते थे, जैसे अब हमारे जो बैंकर्स काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो पहले क्या काम करते थे, वो बैंकिंग फंक्शन और नॉन बैंकिंग फंक्शन दोनों ही टाइप के काम होते थे। बैंकिंग फंक्शन में क्या आता है, जैसे अब की तरह है बिल्कुल सेम, जैसे लोन देते थे तो वही है, और एक्सेप्ट करते थे डिपॉजिट, वो भी सेम है। बट इसके अंदर होता था टू डील इन ह्यूंडीज़ में डील की जाती थी। जो ह्यूंडीज़ है वो क्या है, क्रेडिट नोट लाइक चेक रिटर्न इन द लोकल लैंग्वेज। जैसे आज के टाइम में हमारे चेक हैं, वैसे ही वहाँ पर उस टाइम क्रेडिट नोट होते थे जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में लिखे जाते थे। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, दर्शनी एंड मुद्दती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद कर लेना। नाम से भी पता चल रहा है दर्शनी, जिसको दर्शन देते ही हमें देना होता है, मतलब पेएबल ऑन डिमांड। जिसने डिमांड कर दी, चाहे वो रिसीवर है चाहे वो गिवर है, दोनों में से किसी ने भी डिमांड कर दी तो उसी टाइम में उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। मुद्दती, जिसकी आप मुद्दतों के बाद पेमेंट कर सकते हैं, यानी पेएबल ओनली एट स्टिपुलेटेड टाइम डेट ऑफ फ्यूचर की कोई डेट फिक्स कर दी जाती थी, उस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। नॉन बैंकिंग में क्या होता था, स्पेक्यूलेटिव ट्रेड में कैसे, जैसे ग्रेन्स वगैरह होते थे पहले तो इन्हीं में होता था, ग्रेन्स, जगेरी और अदर प्रोडक्ट्स, जैसे फील्ड के जो अदर प्रोडक्ट्स होते थे उनमें ही स्पेकुलेशन टाइप के काम किए जाते थे। कमीशन एजेंट्स, अब जो स्पेकुलेशन का काम करते थे वो कमीशन एजेंट्स के रूप में भी काम करते थे, जैसे ग्रेन मार्केट में एक का सामान दूसरे को देना, उसके लिए कमीशन लेना। और अदर बिजनेस में जैसे जो ये बैंक वाले काम थे, तो जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया, ये काम नहीं हुआ, तो उन्होंने नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज़ भी काम करनी स्टार्ट कर दी, जैसे शॉप बनाना, अपनी ट्रेडिंग करना। तो जो बहुत सारे इंडिजीनियस बैंकर्स हैं, मेनली वो किसका काम करने लग गए थे, ज्वेलर्स का काम करने लग गए थे। अब है इसमें ट्रेडिंग कम्युनिटी इन ओल्डर टाइम्स। पुराने टाइम में जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है वो कौन कौन थी, पहले एक मर्चेंट्स थे, सेकंड सराफ्स एंड मनी लैंडर्स थे, एंड थर्ड ब्रोकर्स होते थे। मर्चेंट्स कौन थे, मेन ग्रुप परफॉर्मिंग ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। जो मेन ग्रुप होता था मर्चेंट्स का, जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करता था, इनको वैश्याज भी बोला जाता था। वैश्याज कौन थे, वन ऑफ द चीफ सबकास्ट इज़ बनियाज। वैश्याज के अंदर एक चीफ सबकास्ट थी बनिया, मतलब जो आज के टाइम में बनियाज बोलते हैं। हिंदू एंड जैन फैमिली ऑफ द गुजरात एंड राजस्थान, मेन जो गुजरात और राजस्थान की हिंदू और जैन फैमिलीज थी उनको इंक्लूड किया जाता था इसके अंदर। और जो सेकंड कम्युनिटी थी वो बंजाराज थी, वो मेनली किस चीज़ में डील करती थी, ग्रेन में, पल्सिस में, और बुलॉक्स और ऑक्सन का भी इसमें भी ट्रेड किया जाता था। और ये जो स्पेशली थे ये हिंदू और मुस्लिम्स दोनों ही कम्युनिटी के होते थे। बाकी जो थी वो सदर्न इंडिया कम्युनिटी की थी, चेती। सराफ्स एंड मनी लैंडर्स, ये कौन है, ये जो मर्चेंट्स थे ऑफ नॉर्थ इंडिया यूज़ टू प्ले डबल रोल। सराफ एंड मनी लैंडर्स जो मर्चेंट्स थे ये डबल रोल प्ले करते थे। वो साथ के साथ इन एक्टिविटीज़ के साथ साथ ज्वेलरी बिजनेस करना, जैसे गोल्ड की, सिल्वर की ज्वेलरी करना, और ऑल्सो बैंकर्स का भी काम करते थे ये। ब्रोकर
जैसे पहले सामान एक जगह बनता था तो दूसरी जगह पहुंचाने में प्रॉब्लम आती थी, तो तब वो काम ब्रोकर्स के द्वारा किया जाता था, जिनको दलाल भी बोला जाता था। सेलर से सामान लेकर वो बायर तक पहुंचाते थे या उनके बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट कर देते थे। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ द बिजनेस, जो हमारा एक वीडियो में कंप्लीट हो गया है।